नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में सभी दर्शकों का, सभी सदस्यों का स्वागत है। आज फिर हम एक बहुत लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे शनि के बारे में, जो ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का कारक है। हम जब जन्म लेते हैं तो वर्तमान जन्म का कारक होता है सूर्य और पिछले जन्म का कारक होता है शनि। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण करता है बृहस्पति और आपकी पीढ़ियों का कारक, पीढ़ी दोषों का जो कारक होता है, तीसरी पीढ़ी से भी पहले की पीढ़ियों का, जो आपके वंश के, आनुवांशिक वंश के का जो कारक होता है राहु। ये ही बृहस्पति, राहु, शनि, ये ही आपके पूर्व जन्मों का, आपके चेतन, अवचेतन, अचेतन मन का। राहु जब वक्री चलता है तो आपके जीवन में जो विरोध उत्पन्न होते हैं, जो आपके विचारों में गतिरोध उत्पन्न होता है, उनका कारक यही ग्रह होते हैं। और सूर्य आपके वर्तमान जन्म का निर्धारण करता है, क्योंकि चेतन प्रक्रिया इसी के अनुसार आती है और आपकी आत्मा संचरित होती है, क्रियात्मक होती है। अब बात आई शनि की। सूर्य के पुत्र हैं शनि और इनमें विरोधाभास क्यों है, क्यों गतिरोध है, वो एक लंबी कहानी है। उस पर हम बाद में वीडियो डालेंगे और ये बात करेंगे कि छाया पुत्र हैं और सूर्य से इनका विरोध अपनी माता के कारण रहा और इन्होंने कृष्ण की भी बहुत तपस्या की थी और उसके कारण इनको न्यायाधीश होने का वरदान मिला। और ये सारे ग्रहों के राजा हैं, सारे ग्रहों के कर्म फलों का निर्धारण शनि करते हैं। शनि एक नपुंसक लिंगी ग्रह है, तमस स्वभाव है इनका। इसका वृत्तीय व्यास 75,000 मील और ध्रुवीय व्यास इसका 67,000 मील है। सूर्य से इसकी दूरी 88 करोड़ 60,000 मील सूर्य से ये दूर है। ये अपनी दूरी पे 10 से 12 घंटे के बीच में एक चक्कर लगा लेता है और इसकी दैनिक गति, जो ब्रह्मांड में ये गति करता है, इसकी दैनिक गति 8 कला और 5 विकला है। एक अंश से बहुत कम, एक अंश 60 कला का होता है तो इसकी एक कला भी 8 कला होती है, यानी इसको 1 डिग्री निकालने में भी 1 महीना लग जाता है। और ये सौर मंडल का, शनि का अपना व्यास 2,50,000 मील है और सौर मंडल का एक चक्र पूरा करने में ये 29 वर्ष 5 मास 17 दिन 12 घटी 30 पल का समय लगता है। और हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता देखें, आपको यजुर्वेद, ऋग्वेद में ये सब गणनाएं मिलेंगी। 369 श्लोक हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद वगैरह में ज्योतिष के ऊपर हैं और आज से 5-6 हज़ार साल पहले उन्होंने इतनी बारीक गणनाएं की थी। शनि प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, अब बात ये आती है कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है। शनि प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनके कंधे थोड़े झुके होते हैं, चाल उनकी ढीली होती है, पैर की गति उनकी रिदम में नहीं होती है, लड़खड़ाते हुए से चलते हैं। पैरों के पंजों की जो उंगलियां होती हैं वो झुकी हुई होती हैं, भौहें इनकी गहरी होती हैं, सुडौल होती हैं। और शनि प्रभावित व्यक्तियों की ही रुचि खगोल शास्त्र में और रसायन शास्त्र में, इन 2 शास्त्रों में इनकी बहुत रुचि होती है। और इनका जो सबसे बड़ा एक दुर्गुण होता है कि इनका गृहस्थ जीवन खराब होता है, दुखी होता है।
क्योंकि इनकी गति धीमी होने की वजह से जो समय की, ब्रह्मांड की, समाज की जो गति होती है उसके साथ ये चल नहीं पाते, पिछड़ जाते हैं उसमें। ये ग्रह आयु का, मृत्यु का, कारावास का, मुकदमा, फांसी, शत्रुपक्ष, राज्य भय, इन सब का ये कारक होता है। लेकिन वृष और तुला राशि में ये योग कारक हो जाता है, क्योंकि उसके स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र तो इन सब के गुरु हैं, तो उसमें ये योग कारक हो जाता है। अश्वनी, मघा, मूल, पुष्य, अनुराधा, मृगशिरा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में शनि के अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। परिवार में एक साथ पिता पुत्र, पति पत्नी को अगर शनि की 7.5 लग जाती है तो भी ये अच्छी नहीं होती। शनि सूर्य एक दूसरे से जब 10वें और 11वें भाव में हो, चाहे सूर्य से शनि 10वें 11वें भाव में हो, चाहे शनि से सूर्य 10वें 11वें भाव में हो, तो भी ये एक विशेष गुण होता है कि पिता पुत्र, पति पत्नी एक साथ कमाने में सफल नहीं होंगे। एक कमाएगा, एक खाएगा। ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये अकाट सत्य हैं, सिद्धांत हैं। ये इनमें किसी ये नहीं कि किसी की कुंडली में किसी स्थिति में बैठा हुआ तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं होगा। शनि सूर्य की युति हो तो जब तक पिता रहता है बेटा फलता फूलता है, और उस पिता के जाने के बाद बेटे का पराभव होने लग जाता है। शनि शुक्र की युति हो तो जातक है ना अघोरी विद्याओं का जानकार होता है, उसमें उसकी रुचि होती है, या उस पर अघोरी तांत्रिक क्रियाएं उसके ऊपर होंगी। शनि केंद्र में हो, मकर, कुंभ और तुला राशि हो तो ये उसके ऊपर एक शश योग बन जाता है। शश योग बनने की वजह से ऐसे लोग या तो निर्जन प्रदेशों में रहते हैं या सेना का नेतृत्व करते हैं। तो सेना का नेतृत्व करने का भी अर्थ यही होता है कि वो निर्जन प्रदेशों में हैं। और इसके जो 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों में इनके नक्षत्र होते हैं। अब हम बात करेंगे युतियों की। ऊपर जो मैंने शनि शुक्र की और शनि सूर्य की जो युति का जो बताया था वो एक सिद्धांत था। वो किसी भी रूप में बने, दृष्टि संबंध में बने, युति में बने, तो वो प्रयोग में आएगा। अब हम एक एक ग्रह के साथ इसकी क्या युति होती है और उनके क्या प्रभाव होते हैं। अब प्रत्येक कुंडली पे इनकी विवेचना अलग हो जाती है, क्योंकि जिस घर में ये युति हो रही है अगर उसके स्वामी केंद्र त्रिकोण में या शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हैं या ये युतियाँ देखी जा रही हैं तो प्रभाव में व्यतिक्रम आता है। इसीलिए हर व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन अलग अलग होता है। शनि चंद्र की अगर कुंडली में युति हो तो इसमें माता के कुल का दोष होता है, जिसका भुगतान उस जातक को करना पड़ेगा जिसकी कुंडली में ये युतियाँ हैं। शनि सूर्य में दृष्टि संबंध हो, शनि सूर्य की युति हो तो पिता पुत्र में तो शत्रुता होगी, लेकिन उसको अपने पितृपक्ष के पूर्वजों का भुगतान उसको करना पड़ेगा। ये उसके हिस्से में आएंगे ही आएंगे। शनि शुक्र की युति हो तो भाग्योदय विवाह के बाद होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब होगा। शनि शुक्र की युति
तंत्र और अघोरी विद्याओं से तो जोड़ती है, चरित्र में भी कमी करती है। शनि गुरु की युति हो तो ये संतान पे प्रभाव डालती है, ये युति अच्छी नहीं होती, ये कुल क्षय कारक होती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप इनको अकाट्य मान के नहीं चल रहे हैं, अपनी कुंडली पे अलग से विवेचना कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर किन्हीं शुभ ग्रहों की युति हो रही है या जिन ग्रहों में युति हो रही है वो ग्रह मजबूत हैं, मजबूत ग्रहों में बैठे हैं, तो अशुभता में गड़बड़ होती है। इसीलिए ज्योतिष का अध्ययन जरूरी होता है और हर कुंडली पे इनकी विवेचना के प्रभाव अलग अलग होते हैं। चाहे वो एक ही परिवार में एक ही माता पिता की संतान हो, ट्विंस हों, जुड़वा हों, उनमें भी अंश बल से और नवांश बल से भिन्नता आ जाती है उनके जीवन में। अब आती है शनि मंगल, ये स्थायी जमीन का कारक है। इनके अनायासी किसी की ज़मीन इनको मिल सकती है शनि मंगल में, लेकिन इसके भी दुष्प्रभाव ये है कि इनकी पत्नी बीमार रहेगी। और ये लोग जिन घरों में रहेंगे वो चौकोर नहीं होंगे, आड़े तिरछे षटकोणी टेढ़े मेढ़े घरों में ये रहेंगे और उसकी वजह से इनकी पत्नी बीमार होगी और कुल का क्षय होता चला जाएगा, कारण पता नहीं लगेंगे। इसलिए ज्योतिष आवश्यक है। ज्योतिष को हम लोग जिस तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम समाज में, देश में और परंपराओं में आ चुके हैं। और आज नेट के माध्यम से, इनके माध्यम से और भी बहुत संचार के माध्यम में जिनसे इनसे जो विकृतियां आ रही हैं उनके विरुद्ध अगर आप खड़े नहीं होंगे तो समाज को नहीं बचा पाएंगे। गुरु शनि, गुरु राहु से चांडाल योग बनता है और गुरु शनि की भी युति होती है, तो ये संतान पे तो प्रभाव डालती है, लेकिन ये आर्थिक तंगी को भी दर्शाती है, क्योंकि बृहस्पति में संघर्ष क्षमता नहीं है। बृहस्पति जब किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो अपनी क्षमता खो देता है। और बृहस्पति में एक दुर्गुण ये भी है कि वो अकेला बैठ जाए तो भी वो निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको किसी का साथ चाहिए। तो ये शनि के प्रभाव आते हैं। अब आपकी कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है उसके पीछे जब गोचर का शनि आता है तब आप पे शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। जब आपके चंद्रमा पे पहुँचता है वो आपके शनि 7.5 का पीक होता है, फिर उसके 3.5 साल बाद उतरती है वो। अब इनमें से जो भाव मजबूत होते हैं उनमें शनि आपको अच्छा फल देता है। शनि की दृष्टि तीसरी होती है, 7वीं होती है, 10वीं होती है। इस तरह से जब वो 3 घरों को पार करता है तो आपकी पूरी कुंडली को खंगाल देता है, क्योंकि 3 दृष्टियां होती हैं और 3 घरों में चलता है वो, तो 9 घर 7.5 के दौरान उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अब इनमें जो घर मजबूत होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो अच्छे फल देते हैं। जो कमज़ोर होते हैं, जिनके स्वभाव के नीच ग्रहों में बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं, उनमें आपको कष्ट मिलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस सब्जेक्ट को, इस विषय को ज्योतिष का इतना सरलीकरण किया था कि इसको गांव के अनपढ़ लोग जो बिल्कुल पढ़े नहीं थे वो विज्ञान की इन विधाओं का उपयोग करते थे। आज इसको क्लिष्ट बना दिया गया है और मेरी संस्था, आप और हम सबका ये प्रयास है कि इसका सरलीकरण किया जाए, जो आप अपने दैनिक जीवन में अपने आगे का, अपने पीछे का, अपने वर्तमान का
निर्णय करके, योजनाएं बना के उनमें सफल हो सकें। ज्योतिष कमज़ोर लोगों के लिए, जिनके चंद्र क्षीण है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने उन 5 वीरों को ही चुना जो कि धर्म युद्ध लड़ सकते थे, जिनका अपने मन पे, अपने आत्मा पे नियंत्रण था। महाभारत और रामायण कभी प्रासंगिक नहीं होंगे, कभी इनकी महत्ता खत्म नहीं होगी। ये हमेशा अपना पूर्ण प्रभाव देते रहेंगे, हर उसमें अपना पूर्ण, इनका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। क्यों कि इनमें जो कहानियाँ दी गई हैं वो सिद्धांत हैं, वो कहानियाँ नहीं हैं। कहानियाँ के रूप में तो समाज को समझाया गया है। अब अगले वीडियोस में हम बात करेंगे राहु की और केतु की, और उसके बाद के वीडियोस में फिर हम लोग आएंगे नक्षत्रों पे। एक एक नक्षत्र के बारे में, क्या गुण होते हैं उस नक्षत्र के, क्या उसकी बीमारियां होती हैं, क्या सावधानियां होती हैं, इन्हीं ज्ञान चर्चाओं को लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। जो लोग संपर्क करना चाहें, जो लोग जानना चाहें, बिल्कुल सरल सिंपल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पुस्तक जो मैंने इस पर लिखी है मंत्रोटिका, सब उसी के सूत्रों से है, सब में उसी के सूत्र समावेश हैं। और इतना सिंपल है कि जितने सिंपल तरीके से आप समझना चाहते हैं उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।